हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 9, स्टैंडर्ड 12 का। ठीक है, तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आइसोमर वाला टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी के साथ साथ लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको EAN भी बताया था। तो आइसोमर्स वाले टर्म में मैंने आपको बताया था कि आइसोमर्स के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स और एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टीरियो आइसोमर में फिर से 2 टाइप्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स भी और 2 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप होता है आपका, वो था आपका ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसी को हम लोग एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। और सेकेंड टाइप आपका जो था वो था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसको हम लोग डायस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनके भी टोटल 4 टाइप्स होते हैं। पहला था आपका लिंकेज, सेकंड था कोऑर्डिनेशन, थर्ड था आपका आयोनाइजेशन और फोर्थ था आपका सॉल्वेट या तो फिर हाइड्रेट आइसोमर्स। राइट, फिर मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था कि जो भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, आई मीन टू से कि जो भी आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही डायस्टीरियोमर्स होते हैं, तो उनके हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में और साइड बाय साइड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो इतना पार्ट हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन हम लोगों ने जो आपका स्टीरियो आइसोमर्स का जो पार्ट था, वो जो सेकेंड वाला पार्ट था, फर्स्ट वाला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डायस्टीरियोमर्स, वो देख लिया था हम लोगों ने, अगर आपने देखा होगा तो। और अब सेकेंड वाला जो पार्ट है उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का डेफिनेशन मैं लास्ट वाले क्लास में ही आपको समझा चुकी हूँ। ये भी समझाया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के 2 टाइप होते हैं, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी और लेवो-रोटेटरी। मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के ये दोनों के दोनों टाइप्स भी लास्ट वाले क्लास में समझा के दिए थे। इनका डेफिनेशन भी लिखा के दिया था, इस कंसेप्ट को भी समझा के दिया था। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स कि ऑप्टिकल आइसोमर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसे दिखता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसे दिखता है, और हम लोग इन ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये वाली चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने इस पार्ट को। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, आई मीन टू से एनेंशियोमर्स। वो भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसी को हम लोग एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसी को हम लोग एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। और ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसा होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या चीज़ है। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी बताया था। मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को कंटिन्यूशन में देख रहे हो, अगर आपने लास्ट वाला क्लास देखा है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आपने लास्ट वाला क्लास नहीं देखा है और इस वीडियो को अचानक से प्ले करके देख रहे हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो लेक्चर है आपके लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं रहेगा। ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा जिन्होंने लास्ट वाला क्लास देखा था, क्योंकि आज का तो आधा अधूरा पार्ट लगेगा उनको। जिन लोगों ने लास्ट वाला क्लास देखा था उन्हीं को आज का बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी के कंटिन्यूशन में आधे से ज़्यादा टर्म्स में वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। अभी तो हम लोग बस उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको डिस्कस करने का यहाँ पे, वो है आपका CO, इथिलीन डायमीन 3 टाइम्स, और ये है आपका +3। ये कॉम्प्लेक्स हमको डिस्कस करना है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन सबसे पहला जो आता है वो ये है कि मैम आप ये बोल रहे हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपने हमको लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टा का मतलब फिजिक्स में या मैथ्स में 8 होता है, लेकिन मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था कि इसी ऑक्टा का मतलब केमिस्ट्री में हमेशा 6 होता है ना, बताया था। इसी ऑक्टा का मतलब केमिस्ट्री में हमेशा 6 होता है। भले ही मैथ्स या फिजिक्स में आप उसको 8 बोलते होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में उसको हमेशा 6 बोलना। ठीक है, इसी का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 रहेगा। राइट, क्योंकि अभी बताया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मतलब केमिस्ट्री में 6 होता है। ठीक है, फिर दिमाग पे क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ पे तो ये 3 ही है, ये लिगेंड तो यहाँ पे 3 ही है, फिर ये किस एंगल से आप इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, मुझे तो ये समझा ही नहीं। तो सुनो भाई, यहाँ पे जो आपका इथिलीन डायमीन है ना, वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे आपका जो इथिलीन डायमीन है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। और आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि कोई भी लिगेंड अगर बाइडेंटेट होता है तो वो एक जो होता है ना, वो 2 के बराबर होता है। कोई भी लिगेंड अगर बाइडेंटेट होता है, देखो उसके नाम में ही आ रहा है बाइडेंटेट, मतलब एक लिगेंड
2 के बराबर है। ठीक है भाई, तो अगर यहाँ पे 3 इथिलीन डायमीन है, एक लिगेंड 2 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होंगे? 6 के बराबर। समझे या नहीं समझे? मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स का या तो एनेंशियोमर्स का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इसमें भी मैंने यहाँ पे ये जाना कि ऑक्टा मतलब केमिस्ट्री में 6 होता है, मतलब ही कॉम्प्लेक्स में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये भी जाना कि भले ही यहाँ पे मुझे 3 दिख रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ये मैं स्टार्टिंग के क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, राइट। तो इथिलीन डायमीन अगर एक बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब ये हुआ कि एक लिगेंड 2 के बराबर होता है, तो ऑफकोर्स 3 लिगेंड कितने के बराबर होंगे? 6 के बराबर। मतलब यहाँ पे भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को। अब लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, जिसी का मतलब एनेंशियोमर्स होता है, उनके 2 टाइप होते हैं। एक होता है डी फॉर्म और एक होता है एल फॉर्म। मैंने आपको ये भी बताया था, डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, ये बताया था लास्ट वाले क्लास में। उसी को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डी मतलब ऐसा जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करे, जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक होता है आपका लेवो रोटेटरी फॉर्म। लास्ट वाले क्लास में एक आपको ट्रिक भी बताई थी कि लेवो रोटेटरी की स्पेलिंग में एल आता है और लेफ्ट के भी स्पेलिंग में एल आता है। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि लेवो रोटेटरी जो आइसोमर्स होते हैं वो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को, मतलब ही पीपीएल को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं। लेफ्ट साइड में मतलब ही प्लेन पोलराइज लाइट को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। बताया था लास्ट वाली क्लास में, एल फॉर लिवो, एल फॉर लेफ्ट और डेक्स्ट्रो में राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले जब मुझे इसको ड्रॉ करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सेंटर में आपका कोबाल्ट मेटल है, तो मैंने यहाँ पे भी कोबाल्ट मेटल ड्रॉ किया, यहाँ पे भी कोबाल्ट मेटल ड्रॉ किया। ठीक है, हमेशा याद रखना है ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करते वक्त हमेशा आपको सेंटर में मिरर लगाना है। इसका मतलब क्या होता है? मिरर। याद रखना, ये मिरर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करते वक्त नहीं लगाओगे। ये मिरर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करते वक्त ही लगाना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना चीज़। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। फिर मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करना था, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्स दिखाना है। यहाँ पे चार्ज है +3, तो यहाँ पे भी चार्ज +3 लिख दिया, यहाँ पे भी चार्ज +3 लिख दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा उसका? 6, है ना, क्योंकि ऑक्टा मतलब केमिस्ट्री में 6 होता है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसे करें? तो याद करो, लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको फ्रेम बताया था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को कैसे ड्रॉ करना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को कैसे ड्रॉ करना है। बिल्कुल यहाँ पे भी हम लोग वही वाला काम करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, जस्ट यही। तो देखो आजू बाजू के गिन लो, 1 2 3 4 5 6 मतलब ऑक्टा, 1 2 3 4 5 6, बस इसको अरेंज कर दो, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इथिलीन डायमीन 3 टाइम्स है। ठीक है, तुम देखो मैं किस तरीके से इसको करने वाली हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया है पहले इथिलीन डायमीन को, ये मैंने ड्रॉ किया है सेकंड इथिलीन डायमीन को, और ये मैंने ड्रॉ किया है थर्ड इथिलीन डायमीन को। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस इथिलीन डायमीन को निकालते जाते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर बराबर नहीं निकलता। वो स्ट्रक्चर में कुछ इथिलीन डायमीन इधर घूमते रहते हैं, कुछ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं निकलता है। याद रखना है, अगर आप यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे तो नेक्स्ट वाले आइसोमर का भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसी के रेफरेंस से आप ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हो। तो दिमाग में एक चीज़ बढ़िया तरीके से आपको फिट कर लेनी है कि ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक करवाने के लिए बस आपके पास में एक ही तरीका है, जब आप मेटल को लेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ये फ्रेम तैयार कर लो, बाद में ही उसको लगाओ, बाद में ही इसको ऐसे ऐसे जोड़ो। ऐसा नहीं कि आप अगले जैसे अपने मन से ऐसा ऐसा जोड़ रहे, ऐसा मत करो, फ्लावर वगैरह मत निकालो, पहले लाइन दे दो और बाद में ज्वाइन करो। यही सबसे बेस्ट ट्रिक है ड्राइंग का। अदरवाइज फिर वो ड्राइंग सिमेट्रिक नहीं लगता है तो फिर कोई मज़ा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा, सपोज मैं बोल देती हूँ कि लेटेस्ट से ये मेरा डी फॉर्म है। अब डी फॉर्म और एल फॉर्म को हम लोग जज नहीं कर सकते। जैसे आर एस नॉमेनक्लेचर अगर आप लोगों ने कोई एंट्रेंस में पढ़ा होगा, वो होता है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है आर एस नॉमेनक्लेचर। तो आर एस नॉमेनक्लेचर में हम लोग बता सकते हैं डायरेक्शन को देख के, प्रायोरिटी के ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हम लोग डी और एल फॉर्म को नहीं बता सकते, क्योंकि डी और एल फॉर्म एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जाता है, हम नहीं बता सकते। तो मैंने जैसे इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म बोला है, प्लस बोला है, तो अब आप लोग ही बता दो कि अगर एक डी फॉर्म है
अगर आपका एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है तो सेकंड वाला फॉर्म क्या होगा? सेकंड वाला फॉर्म होगा आपका एल फॉर्म, और इसी एल फॉर्म को हम लोग माइनस भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग लेवो रोटेटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अब दिमाग में क्वेश्चन आपके ये भी आता है, मैम बुक में तो कुछ अलग दिया है, बुक में तो ये ऐसे वाले को लेवो दिया है और वैसे वाले को डेक्स्ट्रो दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते। अगर आप बोलते होंगे तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कहना यहाँ पे ये है मुझे कि अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा वाला लेवो रहता है, अगर एक लेवो है तो दूसरा वाला डेक्स्ट्रो रहता है। कोई भी डेक्स्ट्रो कोई भी लेवो हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे देख के नहीं बता सकते डेक्स्ट्रो कौन सा है और लेवो कौन सा है, वो तो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। अब एक्सपेरिमेंट में दिखता है, वो हमको थोड़ी अपनी आंखों से दिखता है कि कौन सा लेफ्ट में आएगा कौन सा राइट में आएगा। तो आपने अगर एक को डेक्स्ट्रो बोला है तो दूसरा वाला लेवो में रहेगा। तो आपको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस मन में नहीं लाने हैं कि ये बुक में तो ऐसा दिया है वैसा दिया है, सब चलता है। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको आप मिरर में देखो। अगर आप इसको मिरर में देखते हो ना तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे लेफ़्ट में है ना उसको वहाँ पे राइट में भर दो, और जो यहाँ पे राइट में उसको लेफ़्ट में। मतलब मिरर में एक्चुअली क्या होता है, मिरर में ये होता है कि जो भी लेफ़्ट हैंड साइड होता है वो आपका मिरर में जाने के बाद राइट हैंड साइड बन जाता है, और जो भी राइट हैंड साइड होता है वो मिरर में जाने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे मिरर में देखना है इस इमेज को, इसको देख के मुझे ये ड्रॉ करना है, अपने मन से नहीं, रट्टा भी नहीं मारना है, इसको देख के आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। एक अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लेवो रहेगा। अब मिरर में कैसे ड्रॉ करें, हमको थोड़ी पेपर में मिरर दिया जाएगा। तो सुनो भाई, अपने पास वो ट्रिक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट में कर दो और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट में कर दो। देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में आपके 2 इथिलीन डायमीन आपको दिख रहे हैं, तो अब ये 2 इथिलीन डायमीन राइट में चल जाएंगे, ये 2 इथिलीन डायमीन राइट में चल जाएंगे। और राइट हैंड साइड में आपको 1 इथिलीन डायमीन दिख रहा है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 इथिलीन डायमीन आ जाएगा। मतलब देखो क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देखा कि ये दोनों इथिलीन डायमीन आपके लेफ्ट हैंड साइड में थे, ये दोनों इथिलीन डायमीन आपके लेफ्ट हैंड साइड में थे, तो अब ये दोनों इथिलीन डायमीन आपके राइट हैंड साइड में आ गए। ज़रा मेरे हाथ को देखो ज़रा, ये है आपका लेफ्ट साइड, ये है आपका राइट साइड। ये इथिलीन डायमीन दोनों के दोनों अब लेफ्ट में थे, तो अभी वो राइट में चले गए। दिख रहा है ना, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये इथिलीन डायमीन एक जो है वो राइट में है, तो यहाँ पे यही एक इथिलीन डायमीन वो लेफ्ट में आ गया। मतलब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सपोज़ ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, सपोज़ ये आपका राइट हैंड साइड है, सपोज़ ये आपका लेफ्ट है, और सपोज़ ये आपका राइट हैंड साइड है। तो बस मैंने इतना ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो मेरे 2 इथिलीन डायमीन लेफ्ट में थे, अब वो 2 इथिलीन डायमीन राइट में चले गए, और यहाँ पे जो 1 इथिलीन डायमीन राइट में था वो 1 इथिलीन डायमीन लेफ्ट में चले गया। तो बस कुछ भी नहीं करने का, लेफ्ट वाले को राइट में भेज देने का और राइट वाले को लेफ्ट में भेज देने का। समझ गए ना, लेफ्ट वाले को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में, हो बन जाएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ। बुक से कंपेयर मत करो भाई, किसी को भी डेक्स्ट्रो किसी को भी लेवो बोल सकते, सिर्फ इसका उल्टा कर देने का। समझे या नहीं समझे, लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, कि नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल कैसे क्या रहेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग लेने वाले हैं टेक्स्ट बुक का, वो है आपका प्लैटिनम Cl2 टाइम्स इथिलीन डायमीन 2 टाइम्स, और यहाँ पे आएगा आपका +2। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हमको डिस्कस करने का है। चलो देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिरर को सेंटर में ड्रॉ कर देंगे। मिरर ड्रॉ करना भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से डाल देंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे चार्ज +2 है, तो यहाँ पे भी चार्ज +2 लगा दिया, यहाँ पे भी +2 लगा दिया। ये बता देने का कि ये मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर में प्लैटिनम है, क्योंकि प्लैटिनम आपका मेटल है, तो दोनों तरफ प्लैटिनम को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपको 6 लाइन्स ड्रॉ करना है। फिर भी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे, अभी तो आपने हमको बता दिया कि ऑक्टाहेड्रल है इसलिए हम 6 लाइन ड्रॉ करें, पेपर में हमको कैसे पता चलेगा कि ऑक्टा है या टेट्रा है। तो सुनो भाई, देखो ये 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन है। ठीक है, हमको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो भी आपका इथिलीन डायमीन होता है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। एक इथिलीन डायमीन 2 के बराबर होता है। यहाँ पे 2 इथिलीन डायमीन है, तो 2 कितने के बराबर होंगे, 4 के बराबर। इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। एक इथिलीन डायमीन 2 के बराबर होता है, तो 2 इथिलीन डायमीन कितने के बराबर होंगे, 4 के बराबर। तो 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है।
मतलब आ गया ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब आ गया ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। समझे या नहीं समझे? अब अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो लाइन भी कितनी ड्रॉ करेंगे? 6 लाइन। कर दो भाई, कर दो 6 लाइन को ड्रॉ। तो कर दिया भाई, मैंने कर दिया 6 लाइन को ड्रॉ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस को वहाँ देख के करेंगे ना तो फिर दिमाग से कैलकुलेशन मतलब आपके हो ही नहीं पाएंगे, स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम लोग। बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है। ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद में आपको बोल रखा है इथिलीन डायमंड 2 टाइम्स, तो ये लगाया मैंने पहला इथिलीन डायमंड, ये लगाया मैंने सेकंड इथिलीन डायमंड। ठीक है, अब बचते हैं 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर। अब क्या करेंगे सुनो, इसको मैं नाम दे देती हूँ डी फॉर्म। बुक के हिसाब से मत जाओ, किसी को भी आप डी दे सकते, लेकिन याद रखना अगर एक को डी दिया है तो दूसरा उसका मिरर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक में ये डी है तो हम भी ये डी देंगे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, हमको दिखता थोड़ी है, वो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। ये है आपका एल फॉर्म, ठीक है। इसी डी को आप एल भी बोलते हो, मतलब प्लस भी बोलते हो, और इसी को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हो। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर एक है डी फॉर्म तो दूसरा क्या रहेगा? एल फॉर्म। अगर एक है प्लस तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस। अगर एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो दूसरा क्या रहेगा? लेवो रोटेटरी। चलो भाई आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या जाना, बस वही काम करने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। लेफ्ट हैंड साइड वाले को मिरर में राइट हैंड साइड में दिखाने का, राइट हैंड साइड को मिरर में लेफ्ट हैंड साइड दिखाने का, काम खत्म। देखो भाई देखो क्या करना, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरीके से हाथ रखेंगे। जब आप इस तरीके से हाथ रखेंगे तो आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में एक इथिलीन डायमंड है, तो अब आप इसके राइट में एक इथिलीन डायमंड ड्रॉ कर देंगे, है कि नहीं। सेंटर पे हाथ रखो, इसके भी सेंटर पे हाथ रखा, इसके भी सेंटर पे मैंने हाथ रख दिया। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे लेफ्ट में एक इथिलीन डायमंड है, इसलिए मैंने राइट में एक इथिलीन डायमंड ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मिरर में लेफ्ट को राइट करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट में एक इथिलीन डायमंड था तो इसको मैंने राइट में कर दिया। आगे क्या देखेंगे, जो भी पार्ट आपका राइट में है वो कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट वाला राइट में गया, लेफ्ट वाला राइट में गया, और राइट वाला लेफ्ट में जाएगा। तो जो भी आपका ये वाला पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट इधर आएगा। ये क्लोरीन बीच में वाला एज इट इज़ रहेगा, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। कितना आसान था स्ट्रक्चर, कुछ डिफ़िकल्टी है क्या इसमें? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बुक में इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर दिया है कि ये जो आइसोमर है ये ज्योमेट्रिकल भी दिखा रहा है और ऑप्टिकल भी दिखा रहा है। हमें उसके चक्कर में अभी फ़िलहाल नहीं पड़ना है, आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। क्योंकि प्योरली ये जो दिखाता है हमको उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो सुनो भाई, बस याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि इस पे भी हाथ रखो, इस पे भी हाथ रखो। लेफ्ट में एक इथिलीन डायमंड था इसलिए इसके राइट में एक इथिलीन डायमंड आया। इसके राइट में 2 क्लोरीन और 1 इथिलीन डायमंड था तो इसके लेफ्ट में 2 क्लोरीन और 1 इथिलीन डायमंड आया। बीच में वाला हमेशा बीच में रहता है, राइट वाला लेफ्ट में गया, राइट वाला लेफ्ट में गया, और लेफ्ट वाला राइट में गया। समझे या नहीं समझे? लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स मैंने कंप्लीट कर लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ऑप्टिकल अभी देख लिया। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, उनका डेफिनेशन वगैरह। तो अगर प्रॉपर्ली समझना है तो लास्ट वाले क्लास को मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जाके देख लो, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को लास्ट वाली क्लास मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा के दिया था, डेफिनेशन भी बताई थी। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ये बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कि ऐसे आइसोमर्स जिसमें जो भी आपकी लिंकेज रहती है एटम्स के बीच में वो डिफरेंट रहती है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर्स उनके कैसे रहते हैं, एक सेकेंड, जो भी आपकी लिंकेज रहती है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में वो डिफरेंट रहती है, लेकिन जो भी आपके स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे ही आइसोमर्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। लास्ट वाले क्लास में बढ़िया वाली डेफिनेशन भी लिखवा के दी थी, एक बड़ा सा चार्ट भी बनवा के दिया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो अब इसको डबल से नहीं समझते क्योंकि हमको हमारे टाइम को सेव करना है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ये चारों के चारों टाइप को। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको चार्ट में वो चारों के चारों टाइप्स लिखा के दिए थे, बेसिक बताया था उनके बारे में। और अभी हम लोग देखेंगे एकदम बढ़िया तरीके से सारे के सारे डेफिनेशंस को भी उन आइसोमर्स के, और विथ एग्जाम्पल्स। पेपर में ये चारों के चारों आइसोमर्स में से कोई भी एक आइसोमर 101% पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पेपर में अगर उस आइसोमर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो याद रखना है, ओनली डेफिनेशन से अपना काम नहीं जमेगा। हर जगह पे याद रखना, जहाँ पे भी आप डेफिनेशन दोगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम्पल भी एक्सपेक्ट कर रहा है। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग 90 या 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं केमिस्ट्री में,
ठीक है। ये उन लोगों के लिए सजेशन है क्योंकि मैंने भी उतना ही स्कोर किया था, तो मैं आप लोगों को उतना ही सजेशन दे रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा वाला स्कोर चाहिए तो अच्छे वाले स्कोर के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा। 70 और 80 मार्क्स तो हर कोई ला लेता है, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। इशू ये है कि अगर आपको 90 to 95 के प्लस में चाहिए या उससे ऊपर चाहिए तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटेट करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब आई मीन टू से कि आपको जहाँ डेफिनेशन पूछ रहे कि वहाँ एक एग्जाम्पल दे दो, बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। जहाँ डायग्राम है वहाँ डायग्राम दे दो तो बहुत बढ़िया तरीके से एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पार्ट को, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, और उसके पहले वाले टाइप को जिसका नाम है क्या, लिंकेज आइसोमर। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट को जिसका नाम है आपका लिंकेज आइसोमर, जिसका नाम है आपका लिंकेज आइसोमर। ये लिंकेज आइसोमर क्या होता है देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। द आइसोमर दैट आर फॉर्म when ligand has two different donor atoms, when ligand have two different donor atoms। मुझे पता है ऐसे समझ में नहीं आता है क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं है, सब समझाऊंगी तभी समझेगा ना भाई। तो आइसोमर दैट आर फॉर्म व्हेन द लिगेंड हैज टू डिफरेंट डोनर एटम्स आर कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर, मतलब ऐसे आइसोमर जो फॉर्म होते हैं जब लिगेंड को अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं तो उनको हम लोग लिंकेज आइसोमर बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम कुछ तो भी याद आ रहा है हमको, आप हमको ये बताओ कि ये वो लिगेंड कौन से लिगेंड है। आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको याद देती हूँ। मैंने आपको बताया था मेरे पास 2 हाथ है, मैं इस हाथ से भी खाना खा सकती हूँ, मैं इस हाथ से भी खाना खा सकती हूँ। ये दोनों के दोनों हाथ मेरे ही है, ये दोनों के दोनों हाथ मेरे ही है। मैं राइट हैंड से भी खाना खा सकती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से भी खाना खा सकती हूँ, दोनों के दोनों हाथ मेरे हैं। याद करो उस लिगेंड का नाम क्या बताया था मैंने, एम्बीडेंटेड लिगेंड, है कि नहीं। मतलब याद रखना है कि ये जो लिगेंड होते हैं इन्हीं का नाम क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो बस दिमाग में इतना चीज़ फिक्स कर लेना है आपको कि ऐसे आइसोमर्स जिसमें लिगेंड को अलग अलग डोनर एटम होते हैं, मतलब ये लिगेंड आपके एम्बीडेंटेड नेचर का होता है, उसी को हम लोग लिंकेज आइसोमर बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है, बहुत सारे एंट्रेंस से पूछा गया है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो कौन से आइसोमर में होता है। तो याद रखना है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड हमेशा लिंकेज आइसोमर में होता है, क्योंकि लिंकेज आइसोमर में जो लिगेंड यूज़ होता है उसमें अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं, मतलब ही वो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। सिर्फ एम्बीडेंटेड लिगेंड आइसोमर में, लिंकेज आइसोमर में ही आता है। चलो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना ये समझना मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे तभी तो क्लियरली समझेगा। तो एग्जाम्पल है आपका ये वाला CO NH3 5 टाइम्स NO2 + 2, ये आपका एक आइसोमर है, ठीक है भाई। अब सेकेंड आइसोमर देखो क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आपका जो एक लिगेंड है वो नाइट्रो है, नाइट्रो आपका एक लिगेंड है, ठीक है, नाइट्रो आपका लिगेंड है। अब ये जो नाइट्रो है, कभी इसमें नाइट्रोजन एटम भी एज ए डोनर एटम एक्ट कर सकता है, नाइट्रोजन एटम एज ए डोनर एटम, और कभी इसमें ऑक्सीजन एटम एज ए डोनर एटम भी एक्ट कर सकता है। क्योंकि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब ये लिगेंड में अलग अलग डोनर एटम है। कभी हो सकता है कि नाइट्रोजन भी एज ए डोनर एटम वर्क करे, कभी हो सकता है ऑक्सीजन भी एज ए डोनर एटम वर्क करे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग इसी कॉम्प्लेक्सेस को ऐसे लोगे, CO NH3 5 टाइम्स ONO। आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया क्या, हाँ बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मैंने यहाँ पे ये किया भाई, कि यहाँ पे तो अमोनिया था, यहाँ पे भी अमोनिया था, मतलब अमोनिया में कुछ देखने लायक है नहीं। अब ये तो मेटल, ये मेटल को क्या देखेंगे, देखना है नाइट्रो को। देखो भाई यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो, यहाँ पे भी ये NO2 ही है, और यहाँ पे भी ONO मतलब NO2 ही है, ये भी NO2 है, और ये ONO मतलब भी NO2 है। लेकिन यहाँ पे ये बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ में हो रही है। यहाँ पे आपका जो मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ में अटैच है भाई, नाइट्रोजन पहले आया, और यहाँ पे आपका जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ में अटैच है। मतलब दोनों तरफ लिगेंड सेम है।
यहाँ पे भी नाइट्रो लिगेंड है, यहाँ पे भी नाइट्रो लिगेंड है, लेकिन इनके लिंकेज जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये लिगेंड नाइट्रोजन के साथ में लिंक हुआ है कोबाल्ट मेटल को, और यहाँ पे यही नाइट्रो लिगेंड, यहाँ पे यही NO2 वाला लिगेंड ऑक्सीजन के साथ में लिंक हुआ है कोबाल्ट को। मतलब लिगेंड सेम है, डोनर आइटम डिफरेंट है, और वो डिफरेंट लिंकेज के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आइसोमर का नाम भी क्या है, लिंकेज आइसोमर, क्योंकि जो लिंकेज है डोनर आइटम की वो डिफरेंट है। यहाँ पे नाइट्रो लिगेंड के नाइट्रोजन के साथ में लिंकेज हुआ है मेटल का, और यहाँ पे नाइट्रो लिगेंड के ऑक्सीजन आइटम के साथ में लिंकेज हुआ है कोबाल्ट का। लिंकेज डिफरेंट है, इसीलिए इसका नाम है लिंकेज आइसोमर। समझे या नहीं समझे? ये आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। एम्बिडेंटेड लिगेंड सिर्फ और सिर्फ लिंकेज आइसोमर में ही आता है, याद रखना है। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप को, जिसका नाम है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। तो एक बार इसका डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझा के देती हूँ। द आइसोमर्स विच इन्वॉल्व्स exchange of ion, exchange of ligands between the coordination and ionization sphere। मुझे पता है ये सारे टर्म्स दिमाग के ऊपर से जा रहे होंगे आपके, क्योंकि मैंने अभी तक समझाया नहीं है। between the coordination sphere and ionization sphere are called as ionization isomer, are called as आयोनाइजेशन आइसोमर। चलिए समझते हैं इस चीज़ को हम लोग कि ये वाली चीज़ बोलना क्या चाहती है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, एक एग्जाम्पल को लेते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका जो एग्जाम्पल है हम लोग टेक्स्ट बुक के लेते हैं, सो दैट कॉम्प्लेक्सेशन ज़्यादा ना हो। तो CO है, अमोनिया है 5 टाइम्स SO4Br, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। ये कॉम्प्लेक्स को मैंने लिया है, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं एक बार इसको लिख देती हूँ, ठीक है। CO अमोनिया 5 टाइम्स Br SO4। देखो भाई क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, ये जो अंदर वाला है ये बाहर वाले के साथ में इंटरचेंज हो गया। याद रखना है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ और यहाँ की बात करती हूँ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर में आयन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्फीयर को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस स्फीयर को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इस पार्ट की, ज़रा ध्यान से सुनना, हाँ। इस स्फीयर के अंदर में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इस स्फीयर को मैंने बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस स्फीयर के अंदर में आयंस होते हैं। जब इस स्फीयर के अंदर में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था तो आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सेम प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, यहाँ पे आयंस होते हैं, तो इस स्फीयर का नाम क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन स्फीयर। इस स्फीयर का आपका जो नाम है ना गाइस, वो है आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया कि आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिगेंड के बीच में इंटरचेंज हो रहा है। अब ये तो मैंने बता दिया कि जो इसके अंदर का पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और ये आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। अब देखो क्या हो रहा है, पहले SO4 बाहर था, SO4 अंदर था और Br बाहर था। अब क्या होगा, ये वाला Br अंदर चले जाएगा और ये वाला SO4 बाहर आ जाएगा। देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये वाला Br बाहर था ना, तो ये Br अंदर चले गया। ये वाला SO4 अंदर था ना, तो ये वाला SO4 बाहर चले गया। करना कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं है। जो चीज़ बाहर थी ना उसको अंदर कर देने का, और जो चीज़ अंदर थी उसको बाहर कर देने का, काम ख़त्म। समझे या नहीं समझे? बस भाई, तो वही चीज़ बोल रखी है कि आइसोमर जिसमें एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है, लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। करने का कुछ भी नहीं, बाहर वाले को अंदर लेके जाने का और अंदर वाले को बाहर लेके जाने का। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड टाइप के आइसोमर को, जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। चलिए देखते हैं उस टाइप को। चलिए देखते हैं थर्ड टाइप को, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमर।
समझते हैं पहले इसको, इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर समझा के देती हूँ। द आइसोमर which involves the interchange of ligand between the cationic and anionic sphere, of different metal ions in a complex are called as coordination isomer. चलिए भाई, हम लोगों ने इसका डेफिनेशन तो लिख दिया, बोरिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया डेफिनेशन लिखने का। मुझे पता है आपको सब बहुत बोर मारता है जब मैं कुछ लिखती हूँ, क्योंकि कुछ समझा के नहीं देती हूँ। चलिए अब समझते हैं इस चीज़ को। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड का इंटरचेंज होता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये कटायनिक स्फीयर और अनायनिक स्फीयर क्या है। सुनो भाई सुनो, समझाया था मैंने, याद करो, कुछ समझाया था आपको। समझाया क्या था भाई, समझाया क्या था, याद करो। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बताया था, है कि नहीं। और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो आप लोगों ने किया था, ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इसीलिए बताया था। इस चैप्टर को अगर देखेंगे ना तो पूरे लेक्चर्स देखना, नहीं तो इस चैप्टर का एक भी लेक्चर मत देखना। ये चैप्टर पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आप बीच में से एक वीडियो को देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक पार्ट जो आगे आने वाला है उसका बेसिक उसके पहले है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये चैप्टर किसी के लिए बहुत टफ होता है और किसी के लिए बहुत ईजी होता है। टफ उनके लिए होता है क्योंकि वो आधा अधूरा पार्ट पढ़ते हैं, कोई लेक्चर पढ़ लेते, कोई लेक्चर नहीं पढ़ते। और इजी उनके लिए होता है जो लोग सारे लेक्चर्स देखते हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि एक चीज़ को पढ़ने के लिए आपको वो पुराना वाला पार्ट आना चाहिए, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा। लेकिन इतना भी मैं अश्योरेंस देती हूँ, ये चैप्टर जो करके जाएगा ना, MST, CT, JEE, नीट सारे क्वेश्चन लगा के आएगा। स्टेट बोर्ड तो भाई होने वाला है, ऐसा मैं पढ़ाऊँगी ये चैप्टर को। सुनो भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अब सुनो, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली चीज़ कटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें स्फीयर के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम लोग कटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। मतलब ये स्फीयर का नाम क्या रहेगा, कटायनिक स्फीयर। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि भाई उसमें लिगेंड वैसे होंगे, है कि नहीं। लिगेंड आपके न्यूट्रल होंगे या पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होंगे। अब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम लोग अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। याद करो, मैंने समझा के दिया था, है कि नहीं। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या मैम हम लोग प्लस और माइनस चार्ज से जज कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप लिगेंड के नेचर को भी देख के जज कर सकते हो अगर चार्ज नहीं दिया है तो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का, क्योंकि अपन को PhD थोड़ी करना है केमिस्ट्री में, अपन को सिर्फ ऊपर से पढ़ने का है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल देखे बिना चीज़ क्लियर नहीं होती है। चलिए भाई, तो देखते हैं एग्जाम्पल को। अब ये एग्जाम्पल में देखो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, हमें कटायनिक और अनायनिक स्फीयर से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप कटायनिक और अनायनिक स्फीयर को पहचानने के पीछे भाग गए ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कटायनिक स्फीयर क्या है और अनायनिक स्फीयर क्या है। तो मेरा कहना ये है कि कटायनिक स्फीयर और अनायनिक स्फीयर के चक्कर में पढ़ो ही मत। जस्ट फटाफट अपना कैलकुलेशन बोल रही हूँ मैं, फटाफट अपना ये इंटरचेंज करने का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स को एज इट इज़ लिखूँगी, ठीक है भाई। मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया, जैसा था वैसा लिखा। पहले वाले केस में कोबाल्ट था तो कोबाल्ट था, यहाँ पे क्रोमियम था तो यहाँ पे क्रोमियम था, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई इसको। यहाँ पे करने का क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो अमोनिया इसमें का लिगेंड है ना, इस अमोनिया को आप यहाँ भेज दो, और ये जो साइनाइड इसमें का था, इस साइनाइड को यहाँ भेज दो। मतलब करने का कुछ भी नहीं है, हम लोग दोनों के दोनों लिगेंड को इंटरचेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग इंटरचेंज करवा रहे हैं लिगेंड का। इतना तो भाई क्लियर हो गया कि हम लोग एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड से इंटरचेंज करवा रहे हैं। लेकिन वो भी याद रखना है कि ये दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स है इनमें मेटल डिफरेंट है। एक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट मेटल है और एक कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम मेटल है। मतलब मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल डिफरेंट है। एक जगह पे कोबाल्ट है, एक जगह पे क्रोमियम है।
सेकेंड थिंग मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की कि यहाँ पे आपके लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ पे लिगेंड अमोनिया था तो अब यहाँ पे लिगेंड साइनाइड आ जाएगा, और जहाँ पे लिगेंड साइनाइड था वहाँ पे आपका अमोनिया चल जाएगा। ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम बुक में तो पहले ये दिया है फिर ये दिया है। अरे भाई बुक में कैसा भी दिया हो, अपन को कंसेप्ट बताने का है। ऐसा नहीं कि बुक में ये पहले है तो मैं भी यही पहले लिखूंगा बुक में और बुक में ये बाद में, तो फिर तो आप कितना रट्टा मारोगे भाई। इतना ज़्यादा रट्टा मार के सभी कुछ पेपर में गलत करके आएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं कि बुक में वैसा दिया है तो हम भी वैसा ही पढ़ेंगे, चलता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको बस ये बताना है कि ये वाला अमोनिया यहाँ से यहाँ चले जाएगा, तो बस भाई वही हुआ। ये वाला अमोनिया यहाँ से यहाँ गया, देखो क्या हुआ, पहले अमोनिया यहाँ पे था ना, अब अमोनिया इसके अंदर चले गया तो आ गया अमोनिया यहाँ पे। अब साइनाइड यहाँ पे था तो ये वाला साइनाइड यहाँ आ गया, तो देखो आ गया साइनाइड। मतलब करना कुछ भी नहीं है, अमोनिया को लेफ्ट से राइट में लेके जाना है तो मैंने राइट में लेके गई, और साइनाइड को राइट से लेफ्ट में लेके आना है तो साइनाइड को मैं लेफ्ट में लेके, मतलब लिगेंड को इंटरचेंज कर दो, ये वाला इधर कर दो, काम खत्म, ज़्यादा टेंशन नहीं। ये वाला इधर कर दो, वही किया, ये वाला इधर कर दो, वही किया ना बेटा, यहाँ पे वही किया। ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है। जो भी चार्ज अगर होगा तो चार्ज दो, क्योंकि चार्ज देखे बिना अपन कैसे पहचानेंगे कटायनिक कौन सा एनायनिक कौन सा, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। जस्ट इसको इधर भेजने का, इसको इधर, लिगेंड का एक्सचेंज कर दो। लेकिन ये भी याद रखना है दोनों के दोनों मेटल डिफरेंट है। इसको यहाँ से राइट में भेज दिया तो राइट में आ गया, इसको लेफ्ट में भेज दिया तो लेफ्ट में आ गया। ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, जिसका नाम है आपका सॉल्वेट आइसोमर्स, और उसी को हम लोग हाइड्रेट आइसोमर भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपके लास्ट टाइप, मतलब ये 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसका नाम है सॉल्वेट आइसोमर, और उसी को हम लोग हाइड्रेट आइसोमर भी बोलते हैं। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रखा है, द आइसोमर विच इन्वॉल्व, द आइसोमर विच इन्वॉल्व वाटर, ऐसे आइसोमर जिसमें वाटर होता है एज ए लिगेंड और इन द फॉर्म ऑफ फ्री सॉल्वेंट, और इन द फॉर्म ऑफ फ्री सॉल्वेंट are called as solvate or hydrate isomers. चलिए भाई डेफिनेशन लिखने का काम हो गया, आप समझते हैं। कहना मुझे ये है सबसे इजी अगर कोई आइसोमर है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, पेपर में कोई भी एक आइसोमर आ सकता है, कोई भी पेयर आ जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये आइसोमर किसका टाइप है। इसलिए बुक के एग्जाम्पल को रट्टा मत मारो, बुक के एग्जाम्पल को समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या पता अगर आप MCQ में MST CT का पेपर देने के लिए बैठ गए या JEE का पेपर देने के लिए बैठ गए, आपको पूछा गया हो प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द दिस पर्टिकुलर आइसोमर, लेटेस्ट से आपको पूछ लिया गया है प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो अगर आप लोग ये MCQ ये एग्जाम्पल को अगर रट्टा मार लोगे तो फिर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ रट्टा मारा। इसलिए रट्टा मत मारो, समझो कि क्या हो रहा है। लिगेंड का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो आपको समझ जाना है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। आपको ये कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई करके देखना है ऑप्शंस पर, ये रट्टा मार के थोड़ी जाएंगे। रट्टा अगर ये एग्जाम्पल रट्टा मारा और दूसरा कोई एग्जाम्पल आ गया तो, इसलिए कंसेप्ट को समझो कि होने क्या वाला है। यहाँ पे अगर लिगेंड एक्सचेंज होता है तो इसको अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। वही कंसेप्ट को वहाँ अप्लाई करके आप आंसर सही करके आएंगे। समझे या नहीं समझे? अब मुझे कहना ये है कि सबसे ईजी अगर कोई आइसोमर है पहचानना तो ये है सॉल्वेट। क्यों? क्योंकि इसी आइसोमर में, इस आइसोमर को पहचानने का तरीका ये है, अगर आपको पानी दिख जाए तो बिना सोचे समझे वहाँ पे आंसर टिक कर दो, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर। क्योंकि पानी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर में ही होता है। चलिए भाई देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग बुक से ले रहे हैं। आपका एग्जाम्पल है CrH2O6 टाइम्स Cl3, ठीक है। और फिर सेकंड एग्जाम्पल है आपका CrH2O5 टाइम्स Cl, Cl2 और एक पानी। मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की कि अगर पेपर में आपको MCQ में आता है कि प्रेडिक्ट करो सॉल्वेट या हाइड्रेट को, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। सिर्फ पानी अगर दिख गया ना, कहीं पे भी अगर एक पानी भी दिख गया ना, H2O 1 2 कितने भी दिखे, तो समझ जाने का वो सॉल्वेट या हाइड्रेट है। सॉल्वेट को हाइड्रेट क्यों बोला है?
क्योंकि वाटर हमेशा एज ए सॉल्वेंट करके हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हाइड्रेट मतलब भी तो वही होता है ना, पानी। सेकेंड थिंग आपकी ये है कि यहाँ पे अगर हो क्या रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 6 पानी थे और यहाँ पे पहले 5 पानी थे। अब क्या हुआ, 6 में से एक पानी बाहर चले गया। अगर 6 में से एक पानी बाहर चले गया तो अंदर कितने पानी बचेंगे, 5, है कि नहीं। 6 पानी थे, 6 में से एक पानी बाहर चले गया तो अंदर 5 पानी बचेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम पहले 3 क्लोरीन थे। अब 3 क्लोरीन में से अगर एक क्लोरीन अंदर चले गया, अगर 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन अंदर चले गया तो बाहर 2 क्लोरीन बचेंगे। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। पहचानने का तरीका, पानी कहीं पे भी दिख जाए उसको बोलेंगे सॉल्वेट या हाइड्रेट। यहाँ पे पानी एज अ लिगेंड है, यहाँ पे पानी एज अ फ्री सॉल्वेंट है। ठीक है भाई, लो इसका स्क्रीनशॉट। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम हमको बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स समझ गए, ज्योमेट्रिकल लास्ट वाले क्लास में भी समझ गया था। आप हमको ये बताओ कि अगर हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताना है, सपोज मुझे बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऐसा थोड़ी रहता है भाई कि सभी कॉम्प्लेक्सेस एक जैसे स्टेबल है। दुनिया में सारे के सारे इंसान क्या सेम है? नहीं भाई, हर किसी के 2 ही हाथ है, हर किसी के 2 ही पाँव है। बहुत रेयर केसेस में किसी के 3-4 पाँव रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी का एक ही फेस है, तो मतलब हर किसी का बॉडी का बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन फेसेस जो होते हैं, फेस का, नोज़ का ओरिएंटेशन, आइज़ का ओरिएंटेशन, वो हर किसी का डिफरेंट है। इन द सेम फैशन भले ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आपको ब्रैकेट के अंदर दिखते हैं, भले दिखते हैं, लेकिन क्या ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस एक जैसे स्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस का अपना अपना यूनिक स्टेबिलिटी है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? हमको कुछ पैरामीटर तो पता होना चाहिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम लोग इसी चीज़ के लिए सोल्यूशन देखेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को एकदम बढ़िया तरीके से, जो आपको बताएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्टेबल है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, या तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट में देखेंगे हम लोग क्या होता है। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो भी आपकी स्टेबिलिटी होती है, जो भी आपकी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, जो भी आपकी स्टेबिलिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, वो हमेशा डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के वैल्यू के ऊपर में किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जाहिर सी बात है, अभी तक आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम केसेस में कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए मैं भी इसको यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप इसके नीचे में सफिक्स में एस भी लगा सकते हो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी स्टेबिलिटी होती है उसी को हम लोग एक एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिख लेते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के वैल्यू के ऊपर में, मतलब ही के वैल्यू के ऊपर में। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का के का वैल्यू है ज़्यादा, ध्यान से सुनो भाई, स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। अगर किसी के कॉम्प्लेक्स का के का वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का के का वैल्यू कम है तो उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी? कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ के। अगर के है ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी रहेगी ज़्यादा, अगर के है कम तो स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी? कम। समझे या नहीं समझे भाई? चलो आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब आगे का पार्ट जो है मेरा वो ये है कि अगर मैं सपोज एक रिएक्शन को कंसिडर करूँ, लेट अस से ये आपका मेटल है जिसके ऊपर A+ चार्ज है, यहाँ पे मैंने लिया है N टाइम्स आपका लिगेंड जिसके ऊपर में Y- चार्ज है। ठीक है भाई, X- चार्ज है, जैसा बुक में दिया अपन वैसा लेते सो दैट आपके कॉम्प्लेक्सेशंस ना हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जब भी मेटल, बहुत इजी है, जब भी मेटल और लिगेंड एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो उससे आपका बनता क्या है? मेटल लिगेंड का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बस भाई वही होगा। ये है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसमें है मेटल, जिसमें है आपका लिगेंड। लिगेंड कितने टाइम्स है? N टाइम्स। मेटल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना था? A+। लिगेंड के ऊपर में ओवरऑल चार्ज कितना है भाई? X-। तो लिगेंड के ऊपर में चार्ज है X-। ध्यान से देना, ध्यान से देखना ज़रा, सुनो भाई सुनो, ध्यान दो।
यहाँ मेटल था, मेटल है, यहाँ लिगेंड था, लिगेंड है, लिगेंड के सामने एन था इसलिए लिगेंड के सामने एन लगा दिया। लेकिन याद रखना है मेटल के ऊपर चार्ज A+ था तो मैंने प्लस से लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे X- था तो मैंने -X लिखा, बट याद रखना ये जो n है ये लिगेंड के लिए भी है और चार्ज के लिए भी है, इसलिए ये भी n से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n इससे भी होगा, इससे भी होगा, इसलिए यहाँ भी n आएगा, यहाँ भी n आएगा। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये दोनों को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और जो भी एरो के राइट में आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि आपने अगर मेरे केमिकल काइनेटिक्स के वीडियोस अटेंड किए होंगे तो मैंने आपको कुछ बताया था, रेट कांस्टेंट है कि नहीं। मैंने आपको ये बताया था कि जो भी कोई कांस्टेंट होता है लेटेस्ट से रेट कांस्टेंट होता है, उसको भी हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था। उसी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से याद होगी कि रेट कांस्टेंट को किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट की, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, ये है, तो ऊपर में प्रोडक्ट है तो बस मैं ये वाली चीज़ को लिख दूंगी, लिगेंड n टाइम्स, और यहाँ पे आएगा आपका +A - NX। ठीक है, अपॉन में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना है इस रिएक्शन में दोनों के दोनों रिएक्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग इनको रिएक्टेंट की जगह पे लिखेंगे। देखो भाई क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल की पावर A+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड की पावर NX-। याद रखना है स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है। याद करो वो केमिकल काइनेटिक्स वाले नारे को जो मैंने बताया था, स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, इसीलिए तो ये स्टोइकियोमेट्री पावर में चलेगी। ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे, तो ये हुआ आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिसाइड करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की या किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बताने का है तो बस दिमाग में इतनी चीज़ याद कर लो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स की K का वैल्यू है ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी, ज़्यादा। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग ये वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्वेश्चन के अंदर दिमाग में क्वेश्चन आता है। भाई सुनो, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इन तीनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स टेबल है। तो आगे आधे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम ये कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तो आपने हमको बताया कि जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू है ज़्यादा, मतलब भी जिसका K का वैल्यू है ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी है ज़्यादा, फिर अभी आप हमको ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, अभी तो बताया था। सुनो भाई, अभी मैं अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा लॉजिक है। अगर मैं आपको ये चीज़ पूछूंगी ना तो आधे लोग क्या बोलेंगे, ये क्या क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, आप ही हमको बता दो। यहाँ पे वैल्यू है 2, मतलब K2 सबसे कम है, फिर आप बोलेंगे K3 है और उसके बाद में K1 है। सबका यही आंसर होगा, है ना। आप लोगों ने देख लिया होगा कि जिसका K1 का वैल्यू, जिसका भी K का वैल्यू है ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी ज़्यादा, है कि नहीं, बिल्कुल सही। तो आप लोग सोचेंगे K2 का वैल्यू सबसे कम है, 2 है तो सबसे पीछे, K3 का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे, और K1 का वैल्यू 5.5 है तो यहाँ पे। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, बट ये आंसर है ही नहीं, दिस इज़ नॉट योर आंसर। सो देन यू विल थिंक व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, तो अब हम लोगों के दिमाग में बड़े कॉम्प्लेक्सेशंस चल रहे थे कि आंसर होगा सो क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो अब आपको याद रखना है कि आपको ये वैल्यू देख के कभी भी कंपेयर नहीं करना है। फिर क्या देख के कंपेयर करना है, कंपेयर आपको देखना है इस वैल्यू को देख के, 10 की पावर को देख के। याद रखना, अगर 10 की पावर है ज़्यादा तो वैल्यू भी है ज़्यादा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि K3 के केस में 10 की पावर 33 है, मतलब एक्चुअली आपका K3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि K3 के केस में 10 की पावर 33 है। सोचो भाई, 10 की पावर 33 सबसे ज़्यादा है वो। ये वैल्यू को देख के कभी भी डिसाइड मत करना कौन ज़्यादा या कौन कम है। याद रखना, 10 की पावर को देख के डिसाइड करो। ये क्वेश्चन आ सकता है, एंट्रेंसेस में भी आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये वैल्यूज़ डिसाइड करके आते हैं। याद रखना है सबसे ज़्यादा किसका, ये। फिर उसके बाद में 10 की पावर 27 मतलब K2 है, और उसके बाद में आपका K1 है, क्योंकि K3 के केस में आपका 10 की पावर है +33, K2 के केस में आपका 10 की पावर है +27, और K1 के केस में आपका 10 की पावर है +18। मतलब अगर मैं बोलूँ तो K3 वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद में आपका K2 वाला कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद में आपका K1 वाला कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट के वैल्यू के हिसाब से बताएंगे। उसमें भी आपको ये चीज़ याद रखना है कि पागल जैसे आपको ये वैल्यू देख के जज नहीं करना है।
अगर ये इतना इजी क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक छुपा है जिसके वजह से आप आंसर हमेशा गलत ही करते हो। लेकिन याद रखना है, ये लॉजिक जो होता है, अगर एग्जामिनर कभी भी इजी क्वेश्चन एंट्रेंस में देता है या कोई भी एग्जाम में देता है तो याद रखना, ईजी दे रहा है इसका मतलब वो कुछ ना कुछ आपसे उल्टा करवाएगा जिसमें आप फंस के आंसर गलत कर दोगे और करेक्ट आंसर मार्क नहीं करोगे। तो 10 की पावर देख के जज करो, ये वैल्यूज़ को देख के नहीं। यहाँ 10 की पावर +33 है तो सबसे ज़्यादा, फिर 10 की पावर +27 उससे थोड़ा कम है, और 27 से कम है 10 की पावर +18। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं। अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू अगर है ज़्यादा तो स्टेबिलिटी है ज़्यादा, अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू है कम तो स्टेबिलिटी है कम, ये समझ गया। लेकिन फिर भी दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि मैम किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट इतना ज़्यादा है क्यों है, कोई कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू इतना कम क्यों है? क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं? इतना मुझे समझ गया कि के का वैल्यू देख के हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बता सकते हैं। लेकिन आप हमको ये बताओ, कोई भी कॉम्प्लेक्स के का वैल्यू बड़ा क्यों शो करता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स के का वैल्यू छोटा क्यों शो करता है? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा उसके पीछे, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स का के का वैल्यू इतना ज़्यादा है, किसी का इतना कम है। हमको ये समझ गया कि के से स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं, बट आप हमको ये बताओ कि के का वैल्यू किसी का ज़्यादा किसी का कम ऐसा क्यों है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपके स्टेबिलिटी कांस्टेंट के वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो वो फैक्टर्स होते हैं 2, और चलिए देखते हैं हम लोग वो दोनों फैक्टर्स को। चलिए देखेंगे भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी मतलब ही के ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के? चलिए, इसमें जो 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 ही फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर आपका होता है चार्ज टू साइज रेशो। पहला फैक्टर गाइज आपका होता है चार्ज टू साइज रेशो, और सेकंड फैक्टर आपका जो होता है वो होता है आपका नेचर ऑफ लिगेंड। ये 2 फैक्टर्स आपके स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को मतलब एक के को डिसाइड करते हैं कि किसी का वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों है, किसी का वैल्यू इतना कम क्यों है। चलिए देखते हैं हम लोग चार्ज टू साइज रेशो क्या कहता है। चार्ज टू साइज रेशो क्या कहता है उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। चार्ज टू साइज रेशो का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर को हम लोग को ज़रा देखना है, ठीक है भाई? तो ऑर्डर क्या कहता है देख लेते हैं ज़रा। मन फे को नी को, चलिए समझते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल का चार्ज टू साइज रेशो है ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी भी कैसे रहेगी, ज़्यादा। याद रखना है गाइस, आपको ये रखना है कि अगर चार्ज टू साइज रेशो है ज़्यादा तो ऐसे केस में आपकी स्टेबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स की कैसी रहेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कैसी रहेगी, ज़्यादा। ठीक है, ऊपर एरो मतलब इंक्रीजेस, नीचे एरो मतलब डिक्रीजेस। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का चार्ज टू साइज रेशो है ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी भी कैसे रहेगी, ज़्यादा। फिर भी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा ऑर्डर आया। सुनो भाई, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ इस तरीके से ट्रेंड होता है कि नहीं, स टी वक्र मन फे को नी कू जन। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो भी आपका साइज़ रहता है वो डिक्रीज़ होते जाता है। याद है सबको ये वाली चीज़, ये वाला फंडा यहाँ पे भी है। साइज़ जो है भाई आपका वो डिक्रीज़ होते जाता है जैसे जैसे आप लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हो। याद है ये वाली चीज़, एकदम बढ़िया तरीके से याद है। अगर आप लोग देखते हो तो सबसे कम साइज़ किसका है, सबसे कम साइज़ है आपके कॉपर का, है कि नहीं, सबसे कम साइज़ है कॉपर का। इस रेशो का नाम क्या है, इस रेशो का नाम है, मैं उस पार्ट को फिलहाल के लिए यहाँ समझा रही हूँ, चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो ज़रा समझने की कोशिश करो, समझता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझता है तो जाने देने का। देखो, चार्ज टू साइज रेशो मतलब यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि अगर किसी एलिमेंट का साइज़ का वैल्यू बहुत छोटा है
तो उसका ऊपर वाला जो वैल्यू आएगा ये कैसा रहेगा, हाई रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू है ज़्यादा तो ओवरऑल वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा, बट अगर डेनोमिनेटर का वैल्यू है कम तब ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा रहता है। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर या तो फिर अगर डेनोमिनेटर का वैल्यू मतलब नीचे वाले का वैल्यू कम हो जाए तो भी वैल्यू ज़्यादा होती है कि नहीं। कॉपर का साइज़ सबसे छोटा है, मतलब कॉपर के डेनोमिनेटर का वैल्यू सबसे छोटा है, तो कॉपर के ओवरऑल वैल्यू का कैसा रहेगा, ज़्यादा। ठीक है भाई, समझे ना। कॉपर का वैल्यू सबसे छोटा है साइज़ का, डेनोमिनेटर सबसे छोटा है, मतलब ओवरऑल वैल्यू कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा, इसलिए कॉपर के लिए सबसे ज़्यादा है। फिर कॉपर के बाद में निकेल, फिर कोबाल्ट, फिर आयरन, फिर मैंगनीज। और ये जो सीडी है ये एक एक्सेप्शनल केस है जो इस सीरीज़ के अंदर में आता है। याद रखना है भाई, याद रखना है। इस सीरीज़ का नाम होता है, इस सीरीज़ का एक नाम है और इस सीरीज़ का नाम है इरविंग विलियम सीरीज़। इस सीरीज़ का नाम क्या होता है भाई, इरविंग विलियम सीरीज़। समझे या नहीं समझे। तो अगर कोई एलिमेंट का साइज़ है सबसे छोटा, डेनोमिनेटर का वैल्यू है सबसे छोटा, तो उसका ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा रहता है। जिंक इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है भाई जिंक इसका पार्ट, क्योंकि जिंक तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं ना। याद करो फर्स्ट वाले क्लास में बताया था, जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, ये चैप्टर नंबर 8 में भी आपने पढ़ा था। अब देखते हैं नेचर ऑफ लिगेंड को। नेचर ऑफ लिगेंड जो होता है, नेचर ऑफ जो लिगेंड होता है वो हमेशा डिपेंड करता है बेसिसिटी ऑफ लिगेंड के ऊपर में। नेचर ऑफ लिगेंड हमेशा आपके बेसिसिटी ऑफ लिगेंड के ऊपर में डोनेट करता है। मतलब द ईज, हाउ इजीली द इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड बाय द लिगेंड, हाउ इजीली द लिगेंड कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, लिगेंड कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे बस मैंने इतना जाना भाई कि जो भी आपका नेचर ऑफ लिगेंड होता है वो दो चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। पहला रहता है बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, जिसी को हम लोग अलग वे में ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब जो लिगेंड बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा वो बहुत अच्छा लिगेंड है, उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और जो लिगेंड इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा वो लिगेंड आपका वीक लिगेंड रहेगा, और ऐसे केस में आपका कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल रहेगा। ठीक है भाई, तो ये दो फैक्टर्स थे। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग लेंगे वीबीटी, और उसके नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम लोग सीएफटी। वीबीटी और सीएफटी वीडियो देखे बिना नहीं समझ में आएगा, पढ़ लो कितना भी पढ़ना है तो, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट लगता है। वो कंसेप्ट को मैं आपके वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करूँगी। बहुत लोगों ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट वाले पार्ट के कमेंट्स में लिखा है कि हमारा ये चैप्टर बहुत वीक है। अगर वीक है तो टेंशन मत लो, क्योंकि आई एम देयर विथ यू। ओके, लेट्स स्टॉप हियर गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।